3 दिसंबर 1971 रात के लगभग 5:30 बजे दिल्ली में साउथ ब्लॉक की एक इमारत के भीतर अचानक फोन की घंटी तेजी से बजती है। दूसरी ओर से घबराई हुई लेकिन नियंत्रित आवाज आती है। पाकिस्तानी वायुसेना ने हमारे एयरबेस पर हमला कर दिया है। कुछ ही मिनटों में यह साफ हो गया कि पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध शुरू हो चुका है। लेकिन उस रात जब देश की नजरें आसमान में उड़ते लड़ाकू विमानों पर थीं, उसी समय दुश्मन की सरजमीन पर एक और जंग चल रही थी, खामोश, अदृश्य और बेहद खतरनाक। ये कहानी है उन 72 घंटों की जब भारत ने दुश्मन देश के भीतर एक बेहद गोपनीय जासूसी ऑपरेशन चलाया। ऐसा ऑपरेशन जिसने आने वाले युद्ध की दिशा तय कर दी। ये कोई फिल्मी कथा नहीं, बल्कि 1971 के युद्ध के शुरुआती दिनों में भारतीय खुफिया तंत्र की वास्तविक भूमिका का वो अध्याय है जिसके बारे में बहुत कम लोग विस्तार से जानते हैं। 1971 का साल दक्षिण एशिया के इतिहास में उथल-पुथल का साल था। पूर्वी पाकिस्तान में राजनैतिक अस्थिरता, बंगाली जनता पर अत्याचार और शरणार्थियों का भारत की ओर सैलाब, इन सब ने हालात को विस्फोटक बना दिया था। उस समय भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे आमतौर पर रॉ कहा जाता है, पर्दे के पीछे लगातार सक्रिय थी। इसके संस्थापक प्रमुख आर.एन. काओ ने महीनों पहले ही समझ लिया था कि हालात किसी बड़े टकराव की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन 3 दिसंबर की शाम ने सब कुछ अचानक बदल दिया। पाकिस्तान ने पश्चिमी भारत के कई एयरबेस पर हवाई हमले किए। उसी रात प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए ये साफ कर दिया था कि देश युद्ध की स्थिति में है। परंतु युद्ध केवल टैंकों और विमानों से नहीं जीता जाता, उसकी नींव पहले से तैयार की गई सूचनाओं पर टिकी होती है। युद्ध की घोषणा से ठीक पहले और उसके तुरंत बाद के 72 घंटे भारतीय खुफिया इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घंटों में गिने जाते हैं। इन घंटों में पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, के भीतर भारतीय नेटवर्क ने ऐसी सूचनाएं जुटाईं जिनके बिना सैन्य अभियान की सफलता अधूरी रहती। इस ऑपरेशन की पृष्ठभूमि कुछ महीने पहले से तैयार हो रही थी। मार्च 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाकर व्यापक दमन शुरू किया। लाखों लोग भारत की सीमा में शरण लेने लगे। इसी दौरान भारत ने मुक्ति वाहिनी, बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों को प्रशिक्षण और समर्थन देना शुरू किया। ये समर्थन केवल सैन्य नहीं था, इसके पीछे एक संगठित खुफिया ढांचा काम कर रहा था। रॉ और भारतीय खुफिया ने पूर्वी पाकिस्तान के भीतर स्थानीय संपर्कों का एक विस्तृत नेटवर्क खड़ा किया। रेलवे कर्मचारी, बंदरगाह मजदूर, टेलीफोन ऑपरेटर, छात्र नेता, कई लोग गुप्त रूप से सूचनाएं साझा कर रहे थे। ये नेटवर्क महीनों से पाकिस्तानी सेना की तैनाती, हथियारों की आवाजाही और संचार प्रणाली पर नजर रख रहा था। 3 दिसंबर की रात जैसे ही युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हुआ, दिल्ली से एक कोड संदेश प्रसारित हुआ। इसका अर्थ था नेटवर्क सक्रिय हो जाए। अगले 72 घंटे इस सक्रियता के चरम थे। पहला लक्ष्य था ढाका और चिटगांव के बीच सैन्य संचार को समझना। भारतीय वायुसेना को यह जानना जरूरी था कि पाकिस्तानी रडार स्टेशन कहां-कहां सक्रिय हैं, कौन से एयर स्ट्रिप पर कितने विमान मौजूद हैं और किस मार्ग से सेना की आपूर्ति हो रही है। ये जानकारी केवल सैटेलाइट या हवाई तस्वीरों से नहीं मिल सकती थी, जमीनी स्रोतों की आवश्यकता थी। पूर्वी पाकिस्तान के भीतर भारतीय समर्थक तत्वों ने रातों रात कई महत्वपूर्ण सूचनाएं भेजीं। एक रेलवे कर्मचारी ने बताया कि भारी हथियारों से लदी एक विशेष ट्रेन ढाका से खुलने वाली है। एक बंदरगाह कर्मचारी ने सूचना दी कि चिटगांव पोर्ट पर गोला बारूद का नया जखीरा पहुंचा है। इन सूचनाओं को कोलकाता स्थित एक गुप्त समन्वय केंद्र में एकत्रित किया गया। उसी दौरान भारतीय नौसेना और मुक्ति वाहिनी के कमांडो दस्तों ने बंदरगाहों पर नजर रखी। ये व्यापक अभियान बाद में ऑपरेशन जैकपॉट के नाम से जाना गया, जिसमें पाकिस्तानी जहाज़ों और आपूर्ति लाइनों को निशाना बनाया गया। लेकिन इन हमलों की सटीकता का आधार वही 72 घंटे की जासूसी सूचनाएं थीं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू था संचार अवरोधन। भारतीय खुफिया ने रेडियो सिग्नल इंटरसेप्ट कर पाकिस्तानी सेना की बातचीत को समझने की कोशिश की। कई बार संदेश कोड में होते थे, जिन्हें डिकोड करने के लिए विशेषज्ञों की टीम लगातार काम कर रही थी। एक इंटरसेप्टेड संदेश से पता चला कि पाकिस्तानी कमांड पूर्वी मोर्चे पर सैनिकों को पीछे हटाने की योजना बना रहा है। ये जानकारी तुरंत भारतीय सेना तक पहुंची, जिससे जमीनी रणनीति में बदलाव किया गया। इन 72 घंटों के दौरान जासूसी का सबसे जोखिम भरा हिस्सा था ढाका के भीतर मौजूद संपर्कों की सुरक्षा। पाकिस्तानी सेना ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया था, संदिग्ध लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी थी।
फिर भी कुछ स्थानीय एजेंट रात के अंधेरे में साइकिल या नाव के जरिए सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचते और संदेश सौंपते। कई बार सूचनाएं कागज पर नहीं बल्कि याददाश्त में होती थीं, ताकि पकड़े जाने पर कोई सबूत न मिले। इन प्रयासों का परिणाम जल्द सामने आया। भारतीय वायुसेना ने सामरिक ठिकानों पर सटीक हमले किए। चिटगोंग और मोंगला बंदरगाहों की गतिविधियां बाधित हो गईं। पाकिस्तानी सेना की आपूर्ति लाइनें कमजोर पड़ने लगीं। 72 घंटे के भीतर भारतीय सेना को यह स्पष्ट तस्वीर मिल चुकी थी कि दुश्मन की ताकत कहां केंद्रित है और कहां उसकी कमजोरी है। ये जासूसी ऑपरेशन केवल पूर्वी मोर्चे तक सीमित नहीं था। पश्चिमी सीमा पर भी खुफिया गतिविधियां तेज थीं। राजस्थान और पंजाब सेक्टर में पाकिस्तानी टैंक मूवमेंट की जानकारी स्थानीय स्रोतों और निगरानी तंत्र से मिल रही थी। इन जानकारियों के आधार पर भारतीय सेना ने अपनी तैनाती मजबूत की। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान में जो हो रहा था वो निर्णायक था। 6 दिसंबर 1971 को भारत ने औपचारिक रूप से बांग्लादेश को मान्यता दे दी। ये केवल राजनीतिक कदम नहीं था, ये उस आत्मविश्वास का परिणाम था जो शुरुआती 72 घंटों में मिली खुफिया बढ़त से आया था। युद्ध कुल मिलाकर 13 दिनों में समाप्त हुआ। 16 दिसंबर को ढाका में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया। इसे इतिहास में इंडो पाकिस्तानी वॉर ऑफ 1971 के रूप में जाना जाता है, जिसने एक नए राष्ट्र बांग्लादेश को जन्म दिया। लेकिन इस तेज जीत के पीछे महीनों की तैयारी और उन शुरुआती 72 घंटों का खुफिया अभियान छिपा था। यदि भारतीय सेना को दुश्मन की तैनाती, संचार और आपूर्ति की सटीक जानकारी न मिलती तो युद्ध लंबा खिंच सकता था और हताहतों की संख्या कहीं अधिक होती। इस पूरे अभियान की खास बात थी समन्वय। राजनैतिक नेतृत्व, सैन्य कमांड और खुफिया एजेंसियां एक ही लक्ष्य पर केंद्रित थीं। निर्णय तेजी से लिए गए और सूचनाएं बिना देरी के साझा की गईं। यही कारण था कि युद्ध के पहले 3 दिन भारत के पक्ष में झुक गए। इन 72 घंटों में काम करने वाले कई लोग इतिहास के पन्नों में नाम के बिना रह गए। कुछ स्थानीय सहयोगी पकड़े गए, कुछ को अपनी पहचान छिपाकर सामान्य जीवन में लौटना पड़ा।